बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, आज के शो का जो मौजू है वो बहुत ही संजीदा और आम पाई जाने वाली कंडीशन पर है, जिसे शायद हमने बहुत लाइटली ले रखा है। ये कंडीशन इतनी ख़तरनाक है कि ये बग़ैर मौका दिए जान भी ले सकती है, और हैरत की बात है कि उमूमन जवानों को अपने चपेट में लिए हुए है। लास्ट ईयर के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में तकरीबन 7 लाख मौतें इसी कंडीशन की वजह से हुई थी। इनफैक्ट इसने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। एक 2020 स्टडी ने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी 20% मौतें इसी के निज़ाम के बिगड़ने पर होती है। तो आज के शो में हम ये देखेंगे कि मोहब्बत के अलावा ऐसा कौन सा मरज़ है जो दिल को इस कदर परेशान किए हुए है कि वो पल में धड़कना बंद हो जाता है। ऑन ए सीरियस नोट, हम बात करने वाले हैं सडन कार्डियक अरेस्ट और डेथ की, क्योंकि ये कंडीशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इससे आगाह हो जाए और जाने कि ये कंडीशन के क्या कॉजेज़ है, अलामतें क्या है, और आखिर में हम ऐसी कौन सी चीज़ें गलत कर रहे हैं जिसके अंजाम में हमें दिल के हाथों मौत को तस्लीम करना पड़ रहा है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नूरुल अब्बास नूरानी। डॉक्टर नूरानी इज़ अ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ जेरियाट्रिक फिजिशियन। ही हैज़ हिज ओन क्लिनिक इन अहमदाबाद वेयर he consults and has a cardiac diagnostic center as well as a natural bypass center. Dr. Noorani, Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for taking time out to be with us today. Most welcome. जी, तो मेरा पहला सवाल ये है कि हम अगर ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट और डेथ, हम इसकी बहुत चर्चा सुन रहे हैं, न्यूज़ में अक्सर हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ हो, एथलीट्स हो, यंग पीपल, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो आखिर में ये क्या है और क्या ये हार्ट अटैक से मुख्तलिफ है? सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी एंटिटी है कि जिसके अंदर हार्ट की जो 3 आर्टरीज होती है उसमें से किसी भी एक आर्टरी में कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। दैट इज आर्टरीज आर 100% ब्लॉक, बराबर है, विच अकर्स इमीडिएटली, फाइन। एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन हार्ट अटैक बिकॉज ये हार्ट अटैक में हमको टाइम मिलता है एंड देर आर 2 रीजन्स के जिसके अंदर हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है। वन इज सडन कार्डियक अरेस्ट विच हैपन्स बिकॉज ऑफ द इमीडिएट ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, विच हैपन्स बिकॉज ऑफ सॉफ्ट प्लेग, वो एक अलग से पैथोजेनेसिस है उसका। और जो हार्ट अटैक आता है दैट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस जो एकदम से फिर स्पॉट हो जाता है, फाइन। सो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द हार्ट प्लेग, बट दैट इज अगेन इंक्लूडेड इनटू द पैथोजेनेसिस। बट सडन कार्डियक अरेस्ट डज नॉट गिव अस टाइम, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हार्ट अटैक है उसके अंदर हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है, फाइन। सो दोनों ही चीज़ों को समझ के और पहचान के सही मौके पे ट्रीट करना और प्रॉपर स्टेप्स लेना, स्पेशली इन सडन कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि वो बहुत सडन है। हाँ, बहुत सडन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपने जो कहा ये ब्लॉकेज, मतलब ये ब्लॉकेज सडनली आ जाता है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। सडनली आ जाता है इसलिए क्योंकि ना बेसिकली हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स में कुछ ऐसे चेंजेस या बदलाव आते हैं जिसके प्रीकर्सर में बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग है, टोबैको चूइंग है, वगैरह वगैरह। द लिस्ट इज एंडलेस। स्ट्रेस है जो आज के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे चेंजेस आते हैं कि जिसकी वजह से हार्ट की जो आर्टरी होती है वो सडनली ब्लॉक हो जाती है। दैट इज 100%। एंड बिकॉज ऑफ दैट 100% ब्लॉकेज, दैट द रिदम ऑफ द हार्ट लाइक गोज हेवायर, जिसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। और दैट लीड्स टू सडन कार्डियक अरेस्ट एंड विच कन्वर्ट्स इनटू डेथ इफ नॉट, अगर हम उसके लिए इमीडिएट एक्शंस उस वक्त नहीं लेंगे तो। तो अगर मैंने आपकी बात समझी है तो यू आर सेइंग कि सडन कार्डियक अरेस्ट में ब्लॉकेज सडनली हो जाता है, जिस वजह से रिदम ऑफ द हार्ट अफेक्ट होता है, जिस वजह से अटैक, मतलब द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। एग्जैक्टली। सो द रिदम इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू एंड दैट इमीडिएट हैपनिंग जिसके अंदर हमको टाइम नहीं मिलता है, दैट इज लाइक जो मेडिकल लैंग्वेज में तो टर्म यूज इज के जो आपका प्लेग होता है जो ब्लॉकेज करता होता है, क्योंकि हर आदमी की बॉडी में लाइक आफ्टर द एज ऑफ 10 years देयर इज सम अमाउंट ऑफ ब्लॉकेजेस, बराबर है। हाँ, तो ब्लॉकेज मतलब जो आप कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, यही सब बातें, राइट? एग्जैक्टली। दैट रेंजेस फ्रॉम 10% to 70%, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज लो एज 10 years of age. Yes, that is what the science is. फाइन। तो जब अगर आप फॉर एन एग्जांपल किसी की भी एंजियोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 10 years कराएंगे तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आप चांसेस है कि आप उसके अंदर पाए।
है ना? Okay. तो जब ये ब्लॉकेजेस है वो एकदम से रप्चर हो जाते हैं, दैट लीड्स टू 100% ब्लॉकेज ऑफ दैट आर्टरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रिदम ऑफ द हार्ट गोज बैड, haywire, एंड दैट लीड्स टू सडन कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ. ओके, तो इसलिए वो क्या बहुत ज्यादा इसका यही कॉज है कि देयर इज 100% ब्लॉकेज? आर देयर एनी अंडरलाइनिंग अदर कॉजेस दैट लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट, कि ये एक ही कॉज है जिस वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट होता नहीं है? मतलब ऑब्वियसली अगर एकदम से ये होता है तो एक तो बॉडी की खुद की पैथोजेनेसिस या मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से हो सकता है, बट अदर अगेन जो बहुत कॉमन फैक्टर इसके लिए जो पाया गया है दैट इज स्ट्रेस. अगर आपने कभी सुना होगा कि एकदम से किसी की न्यूज आ गई और जो सुनने वाला है वो एकदम से उसको बहुत ज्यादा उसको झटका लगा इन ए नॉर्मल लैंग्वेज, तो वो एकदम से वो बेहोश हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है या एकदम से वो डेथ हो जाती है उसकी भी. फाइन. सो दैट स्ट्रेस इज फाउंड टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which leads to these circumstances. Okay. So apart from a blockage, stress is also a very important reason for a sudden cardiac arrest. Yes, sudden stress, sudden factor एकदम से कोई एकदम से न्यूज़ आ जाती है. And that level of stress. At that level of stress leads to this type of circumstances. Stress actually में तो अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल इक्वली ही है, जो हम शायद आगे बात करेंगे. बट जो अरेस्ट है उसके लिए एकदम से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाना जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो ये सर्कमस्टेंसेस को वो क्रिएट कर सकती है. ओके. तो जैसे आपने हमें कॉजेज बताए, तो व्हाट आर द सिम्टम्स? कैसे पता चलता है? जैसे हार्ट अटैक में पता चल रहा है कि चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, या कंधा दुखने लगता है, दोज आर साइंस ऑफ हार्ट अटैक जो हमने सुने. तो सडन कार्डियक अरेस्ट के भी क्या यही साइन सिम्टम्स है या कोई अलग फैक्टर्स है या अलग सिम्टम्स है? नहीं, मोस्ट ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स आर द सेम, बट दे आर वेरी सीवियर इन नेचर. बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं वो. जैसे कि आपको चेस्ट पेन हुआ और लेफ्ट साइडेड हुआ और ऐसा लग रहा है आदमी को कि एकदम से कोई उसको चेस्ट में कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, एंड दैट साइन इन मेडिकल लैंग्वेज इज शोन एज, पेशेंट आपको बताएगा उसको फिस्ट है हार्ट में, मतलब कोई उसको लाइक यू नो कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है. हाँ, दबा रहा है एग्जैक्टली. साथ में उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज द ब्लड प्रेशर स्टार्ट्स सडनली गेटिंग डाउन एंड घबराहट हो जाती है, पसीना हो जाता है, एंड दीज आर द वार्निंग साइंस. यू नो, हेल्दी पीपल को भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कि ओनली समवन हु हैज़ लाइक अ हार्ट इशू या कोई और लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, ब्लड प्रेशर हो, सिर्फ वैसे लोग को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कि कोई भी किसी को भी? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि सडन कार्डियक अरेस्ट तो जवानों को हो रहा है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आपने ऐसा भी देखा होगा कि जिम में आजकल लोग जाते हैं, बहुत ओवर एक्सर्ट करते हैं और ऐसे केसेस हो जाते हैं कि वो एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं. जैसे बीच में रिसेंटली अहमदाबाद में एक केस था वेयर आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ महीनों पहले मैंने देखा कि बंदा जिम में से बाहर निकला, ही वाज ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑफ एंड देन वो कोलैप्स हो गया. फाइन. तो एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच इज मोर इन नेचर, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है. अब लाइक यू नो बेसिकली जिम में जब बंदा ज्वाइन करता है तो बहुत ज्यादा जोश और खरोश में होता है, तो वो इतना ज्यादा ओवर एक्सर्ट कर देता है कि वो लाइक ही इज नॉट एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस. So that also leads to like you know rhythm abnormalities issues and leads to sudden cardiac death. Oh, okay. So जैसे आपने कहा कि physical exertion can also be a cause for sudden cardiac arrest beyond the person's capacity, क्योंकि हर की capacity अलग होती है. Absolutely yes. So ये तो एक फैक्टर हो गया. क्योंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, बेसिकली आप हार्ट को उसकी लाइक यू नो कैपेसिटी से ज्यादा लोड दे रहे हो, तो अब वो हार्ट वो झेल नहीं पा रहा है. नहीं झेल पा रहा है, बिल्कुल. अब ना इट्स अ वेरी लॉजिकल एग्जांपल, अगर किसी को आप ओवर एक्सर्ट करोगे बंदे को भी एज इन पर्सन, तो भी वो झेल नहीं पाएगा. तो हार्ट भी अल्टीमेटली इज एन ऑर्गन, तो वो अपनी कैपेसिटी से चलता है, बराबर है. तो अगर उसको बहुत ज्यादा ओवरलोड करेंगे, उसकी हार्ट बीट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट, इट्स ए डिमांड सप्लाई मिसमैच, उसकी डिमांड ब्लड की बढ़ जाएगी, सप्लाई एक लिमिटेड है, बराबर है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गार्डन का जो पाइप है इट्स हैविंग अ लिमिटेड डायमीटर, अब आपको जो चाहिए कि मैं बहुत दूर तक पानी फेंकूं तो पॉसिबल नहीं है ना. तो इस तरीके का सिचुएशन होता है वेर इन डिमांड सप्लाई मिसमैच होता है, ओवर एक्सर्शन होता है, तो साइकोलॉजिकल या फिजिकल अगेन, तो इस तरीके की सिचुएशंस अराइज हो सकती है. जब हम जिम की बात कर रहे थे, मुझे एक सवाल आ रहा है जहन में कि ये बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं टू यू नो बिल्ड बॉडी मसल्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में जो लोग जाते हैं, सो क्या ये जिम या ईटिंग अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एक्सर्शन, ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाना और स्पेशली वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही मार्केट में यू नो इट्स बीइंग प्रोमोटेड, कैन दिस लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट? मैं आपके क्वेश्चन पे बिल्कुल आऊंगा, बट उसके पहले मैं एक जो बात है मैं अपने जो यंग व्यूअर्स है जो जिम ज्वाइन करें उनके लिए बोलना चाहूँगा कि बेसिकली ना अभी हमने देखा है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया है बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज वगैरह जितना करना चाहिए इतना नहीं करते. फाइन.
सो और उसको वेट लॉस करने के लिए हम जिम ज्वाइन करते हैं. सो वन थिंग व्हाट आई एडुकेट, जो मैं एडुकेट करता हूँ मेरे पेशेंट्स को बिफोर, क्योंकि वो लोग आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हमने देखा कि अभी ऐसे जिम में हादसे हो गए कि वो मर गए, अब हमको ज्वाइन करना है तो हम क्या करें. सो देन वन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज, वो जो मैं अभी बताना चाहूँगा वो है ट्रेडमिल टेस्ट, TMT टेस्ट. ओके फाइन. सो दैट हेल्प्स यू टू एटलीस्ट डिटरमाइन कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी अंडरलाइंग ब्लॉकेज है जो अभी तक अनमास्क नहीं हुआ है, ओके बराबर है. जो अब इसके पहले हमने जो ब्लॉकेजेस की बात की दैट वाज फ्रॉम 0 to 70%. अगर 70% से ज़्यादा आपकी किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो वो आपको ब्लड का इनसफिशिएंसी कर सकता है. Okay. और ये ब्लॉकेजेस आगे जाके फॉर एग्जाम्पल जिम में आपने ओवर एक्सर्ट किया तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है. फाइन. तो अब रूटीन एक्टिविटीज आप कर रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है इन ब्लॉकेजेस से. मतलब यू वोंट इवन रियलाइज कि ब्लॉकेज है. एग्जैक्टली, यू वोंट इवन रियलाइज, बट व्हेन यू ओवर एक्सर्ट देन यू सडन, हाँ तब मसला हो जाता है और हम एक इमरजेंसी में आ जाते हैं. तो एटलीस्ट आप ट्रेडमिल टेस्ट करवा ले, बराबर है, ये जिम ज्वाइन करने के पहले, तो एटलीस्ट यू कैन रियलाइज कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम है तो उसको पहले से आप ट्रीट कर ले. आपका क्वेश्चन जो था वो दैट वाज इन रिगार्ड्स टू द प्रोटीन इंटेक. जी प्रोटीन इंटेक और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी लोग लेते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, तो क्या ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट कर सकती है? ट्रू. इसके अंदर दो चीजें, एक तो आपका प्रोटीन इंटेक है. प्रोटीन इंटेक का सीधा जो लेना देना है ना, दैट इज विद योर किडनीज. ओके फाइन. बिकॉज आपका जो प्रोटीन का जो रेसिडुअल होता है, जो हाँ ब्रेक थ्रू के बाद जो बनता है, that is washed away from the kidneys, so kidneys पे overload करता है and that sometimes affects the function of the kidneys. But that's the concern of nephrologist, so that's again different. But cardiac को as such protein intake से सिर्फ लेना देना नहीं है. हाँ yes, anabolic steroids की अगर आप बात करें तो I have seen recent cases. For an example, मैं अभी just मेरी लाइफ एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक मॉडल आया मेरे पास अहमदाबाद में. He was taking a lot of protein intake and a lot of anabolic steroids. Right. Now he was not able to, वो अपनी routine activities नहीं कर पा रहा था. अच्छा. Fine. बट लाइक यू नो जब वो स्टेरॉइड लेता था तभी वो कर सकता था. अच्छा. ग्रोथ हार्मोन करके एनाबॉलिक स्टेरॉइड आता है, जब वो लेता था वो बोलता था कि मैं इंजेक्शन लेता तो मैं एकदम चार्ज हो जाता हूँ. अदरवाइज इफ आई एम नॉट डूइंग दिस देन आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इवन विद माय रूटीन एक्टिविटीज, विद माय पर्सनल लाइफ एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके. सो एंड लाइक यू नो इट इफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द हार्ट एज वेल. राइट. फाइन. सो आई वुड रियली लाइक ट्राई टू गिव अ मैसेज कि आप ये सब स्टेरॉइड्स वगैरह है वो अगर प्रेफर नहीं करेंगे एंड गो विद हेल्दी डाइट, प्रोटीन डाइट, तो आप ऑब्वियसली मसल बिल्डिंग कर सकते हैं. ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स है, सिंथेटिक मॉइटीज हैं, एंड दे आर ऑब्वियसली एक तो असिमिलेट नहीं होते बॉडी में बराबर से, और साइड इफेक्ट्स उसके, जैसे कोई भी ड्रग की बात करो, इफ देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स, तो ऑफ कोर्स इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. राइट. जब हम ड्रग्स की बात कर रहे थे तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लोग स्पेशली यंगस्टर्स बहुत ही सब्सटेंस अब्यूज़ में भी जा रहे हैं, वेदर इट इज़ हैविंग वीड, मैरिजुआना, तो ये सारी जो रिक्रिएशनल ड्रग्स है क्या ये भी इम्पैक्ट कर सकती है हमारे हार्ट को? कैन इट लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट? नहीं, यस एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नो बेसिकली ये सारी जो ड्रग्स है ना वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करती है. हमारे जो नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं बॉडी में जिसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको डिस्टर्ब कर दिया था. उसकी वजह से हमारी जो हार्ट की रिदम है वो इफेक्ट होती है. ओके. हाँ, जब पोटेशियम बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है, इसके सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है. फाइन. तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें 100% इफेक्ट करती है एंड अनफॉर्चुनेटली इन अवर सोसाइटी दिस इज सीन ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. ये हम बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं. इवन आई डोंट नो द सिचुएशन बट अहमदाबाद में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वी आर सीइंग दैट यूथ्स में अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन ऑल द कम्युनिटीज. राइट. सो लोग जो आइडियली यंगस्टर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो अपनी फॉर द मोमेंट्री सेटिस्फैक्शन के लिए, ग्रैटिट्यूड के लिए, ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, दे आर एक्चुअली पुटिंग देयर लाइफ्स एट रिस्क. एब्सोल्युटली यस. आई मीन ऑब्वियसली द सोसाइटी, आई मीन पीयर प्रेशर बोलो, ये सब चीजें भी है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट. मतलब जिंदगी रहेगी तो आप बाकी कैसे एंजॉय कर सकेंगे. सही है. बट हाँ, मतलब ये बहुत जरूरी है. आई मीन सी यूथ्स आर इन देयर मूवमेंट्स या उनके एक फ्रेज में वो जिंदगी जी रहे हैं. जी. ड्रग्स के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मेडिसिनल ड्रग्स. ये तो हमने बात कर ली रिक्रिएशनल ड्रग्स की. क्या आर देयर एनी मेडिसिनल ड्रग्स व्हिच कुड बर्डन योर हार्ट एंड इट कुड लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट? या आई मीन देयर आर a number of drugs, but especially I would like to enumerate one drug or like one group of drug जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ओवर द काउंटर आदमी जाके कंज्यूम कर लेता है. ओके. लाइक वेरी कॉमनली यूजेस फिनाइलेफ्रिन. बराबर है, जो कॉफ एंड कोल्ड की मेडिसिन में यूज होता है. अब फिनाइलेफ्रिन वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है. आपके ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी आपको अगर प्रॉब्लम हो खुदा ना खास्ता तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा एंड इट विल लीड टू अ लोड ऑन द हार्ट.
ओके एंड दैट कैन लीड टू लाइक कार्डियक सिम्टम्स, कार्डियक अटैक, लाइक हार्ट अटैक वगैरह उसकी वजह से भी आ सकते हैं. तो ऑब्वियसली जो भी आप मेडिसिन या ड्रग्स लेंगे, लाइक मेरा सजेशन रिक्वेस्ट है कि इट शुड बी प्योरली अंडर द गाइडेंस ऑफ योर ट्रीटिंग फिजिशियन. मुझे और एक ड्रग की बात करनी है, एस्पिरिन. एस्पिरिन बहुत सारे लोग लेते हैं, स्पेशली फॉर ताकि वो जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए लोग लेते हैं या ब्लड थिनर के हिसाब से लेते हैं. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या दिस ड्रग कैन वी टेक इट, कैन पीपल नॉर्मली टेक इट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देयर हार्ट, और कितना ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं, और कब ले सकते हैं? True, I think this is one of the very important questions. I would really appreciate this question. क्योंकि ना इसके लिए बहुत सारी ट्रायल्स हुए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड जो कंक्लूजन है उस पर मैं सीधा आ जाऊँ डेटा के बताने के बदले, कि ना एनी पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 40 and 70 कैन टेक दिस ड्रग, स्पेशली अगर उनके अंदर रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि उनको डायबिटीज है, अच्छा, या उनको ब्लड प्रेशर है, या बहुत ज़्यादा मोटापा है, वुड से फाइन, या किडनी डिजीज है. तो ये सारे पेशेंट्स आर एट हाई रिस्क फॉर कार्डियक डिजीज. फाइन, तो ये सारे पेशेंट्स जो है वो 40 to 70 के बीच में ले सकते हैं. 70 के बाद यूरोपियन जो कंट्रीज है उन्होंने ये इसको रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि इसके देन 70 के बाद में साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है. फाइन, तो लाइक आई वुड रिकमेंड के जो भी पेशेंट्स को रिस्क फैक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर्स, अंडरलाइनिंग डिजीज लाइक मोटापा ज़्यादा बहुत ज़्यादा है फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ किडनी इश्यूज है, तो दे कैन ऑब्वियसली टेक एस्पिरिन फ्रीली, विच इज इन द डोज ऑफ 75 to 150 के बीच में का जो रिकमेंड डोज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल गाइडलाइंस. 75 इज द कॉमन डोज जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे पेशेंट्स को. तो एक पिल है, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. दे आर अलाउड टू टेक. They are allowed to take. If they are at risk factor, they should take. They should take. Okay, so this is a very important thing. Of course, doctor का जैसे he said that you are recommended and you should take. लेकिन of course it is always advisable कि आप अपने personal doctor से consult करके ही कोई भी नया drug शुरू कीजिए. Of course. Right. So क्योंकि basically I mean sorry मैं आपको interrupt कर रहा हूँ, but इसके साथ में important है कि हम आपका जो personal doctor वो देखिएगा कि आप कोई bleeding risk पे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आपको लीवर इश्यूज है और ऑलरेडी आपको ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा है, और अगर आप एस्पिरिन ले रहे हो तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकती है. सो अल्टीमेटली द टेक होम मैसेज इज कि आपको आपके पर्सनल फिजिशियन या डॉक्टर की एडवाइस से ही अल्टीमेटली उसका डिसीजन फॉलो करना है. दिस इज लाइक अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. या प्लीज. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि जब हम सडन कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, लाइक बिकॉज ये साइलेंट किलर है, जैसे वी डोंट नो, ये सडनली ऑनसेट हो जाता है, लेकिन आर देयर एनी डायग्नोस्टिक टेस्ट्स दैट वी कैन टेक, और कब से लेना शुरू कर देना चाहिए, एंड किसको, हु इज मोर प्रोन टू इट? ओके, मैं आपके क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करूँ कि सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ तो एक ऐसी एंटिटी है कि जो आपको टाइम देगा ही नहीं. बिल्कुल. पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ और कोलैप्स हो गया, अब उसके अंदर आपको एक्ट करना है. वो एक्ट करने के बारे में शायद हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट हार्ट अटैक्स को कैसे डायग्नोज करें इन टाइम, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड देयर आर फ्यू टेस्ट फॉर दैट. फाइन, जैसे कि ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके बाद है आपका 2D इको, हार्ट का सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं. थर्ड इज ट्रेडमिल. आई वुड रियली इंसिस्ट अपॉन ट्रेडमिल. ट्रेडमिल हमारी सोसाइटी में बाय एंड लार्ज डॉक्टर्स और पेशेंट्स बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करते, बट आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. मेरे पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स है कि जो सिर्फ नॉर्मल रूटीन बेचैनी के साथ में आए, एंड वी वेंट फॉर अ ट्रेडमिल टेस्ट एंड वी सॉ कि उनका ट्रेडमिल पॉजिटिव है. उनका एंजियोग्राफी हो फॉर एन एग्जाम्पल, उसके अंदर पता चला कि भाई एक नहीं, दो नहीं, 3 नली ब्लॉक आई है. इफ यू हैव प्रॉब्लम इन द नाइट, प्लीज डोंट निग्लेक्ट इट कि आपको गैस हो रहा है या मस्कुलर पेन हो रहा है जी. उसकी आपने दवाई ले ली, चलो ठीक है, आपने दवाई ले ली, आपको ऐसा लगता है प्राइमरी आपको गैस का प्रॉब्लम, आपने दवाई ले ली, दैट्स नॉट एन इशू, प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर उसके बाद भी आपको रिलीव नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग में थॉट आना चाहिए कि ये हो सकता है ये कार्डियक हो या आपका हार्ट का हो, हार्ट का इशू हो, और उसको आपको रिजॉल्व करना है. मतलब आप सुबह तक वेट करें, इतना सारा मैसिव हो जाए प्रॉब्लम, एंड देन अनफॉर्चुनेटली द फैमिली हैज टू लूज अ पर्सन, ये एक अच्छी बात नहीं है. तो बेसिकली वी हैव टू बी कॉशियस. लाइक अ प्रिवेंटेबल डेथ, क्योंकि लेकिन आपने सही टाइम पर यू डिडंट टेक द मेजर्स, इसके लिए ये हादसा हो गया. सो एक हादसा ही मौत हो गई. ये इट वाज नॉट समथिंग जो इट कुड बी प्रिवेंटेड. इट कुड बी प्रिवेंटेड. अगर आपने टाइमली उसको इंटरवीन किया होता, रात को एक ECG निकाल दिया होता, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए होते, इतना सारा वेट नहीं किया होता, तो शायद ये कॉन्सिक्वेंस नहीं होते. अल्टीमेटली तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ, बट स्टिल
बिल्कुल। he has given us a brain to work with. जी। तो मेरा क्वेश्चन यही है, जब अब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो सडन कार्डियक अरेस्ट भी हमने ऐसा सुना है कि इट नॉर्मली हैपेंस मंडे को होता है, क्योंकि ना मंडे इज द डे ऑफ स्ट्रेस एंड लो। तो ये मिथ है कि ये सच्चाई है कि सडन कार्डियक अरेस्ट का ऐसा कुछ है कि रात में ज़्यादा होता है या उसका दिन में ज़्यादा रिकरेंस होता है? व्हाट इज इट? नहीं, देखिए जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इट इज सडन कार्डियक अरेस्ट हैपेंस मोर व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड आउट. इट इज वाइदर इट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और इट इज फिजिकल स्ट्रेस. फाइन. दिन और रात का तो लेना देना ऐसा है कि भाई आपको अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो आपको दिन में भी होगा, रात में होगा. बराबर है. एंड नॉर्मली वी हैव सीन दैट आदमी जब बेड में जाता है तो पूरा दिन आपका वो रिवाइव करता है ना, वो पूरा दिन रिकॉल करता है कि क्या हुआ था, और फिर बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस आ जाता है. सो बाय एंड लार्ज ऐसा है कि हमने नोटिस किया है कि दैट्स हैपन मोर बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 4 in the midnight till early morning. तो ऐसा होता है. ऐसा होता है. Yes. It has been studies by and large कि इसमें ज्यादा ये पीरियड में देखा गया है. तो रात को प्रॉब्लम ज्यादा होती है और वो बात तो फैक्ट है. फाइन. स्पेशली ये एक लाइक यू कैन टेक इट एज अ वार्निंग साइन कि अगर रात को आपकी तबीयत खराब हो रही है, सो यू शुड नॉट टेक इट लाइटली. यस, और बिल्कुल अगर आपको यू शुड टेक टाइमली ट्रीटमेंट इवन इफ इट्स इन द नाइट. लोग नॉर्मली समझते हैं हम सुबह में उठ के देखेंगे क्या हो रहा है. वी शुडंट. वेरी ट्रू. हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे एक टीचर थे. वो टीचर हमको ऐसे बोलते थे कि व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ रेसिडेंट देयर, तो वैसे बोलते थे कि अगर कोई भी रात को पेशेंट आता ना आपके पास 2 बजे के बाद में रात को अगर एडमिट होने के लिए, तुमने ईसीजी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, सब कुछ नॉर्मल है, तो स्टिल यू हैव टू एडमिट हिम. हाँ, आप देखो कोई भी उठ के रात को, आधी रात को क्यों उठ के तुम्हारे पास आएगा? उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको कुछ सीवियर प्रॉब्लम है, उसको कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, तभी वो आपके पास उठ के आ रहा है. आप उसको इतना एकदम से इजीली इग्नोर करेंगे नहीं. सो दैट्स वेयर द इम्पोर्टेंस कि आपको रात को अगर प्रॉब्लम होता है तो आपको उसको बहुत सीरियसली लेना है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम जैसे आपने कहा रात में प्रॉब्लम्स हो सकती है, सडन कार्डियक अरेस्ट की केसेस ज़्यादा हो सकते हैं. सो इफ़ आई हैव टू आस्क यू, सीजनल डज सीजन्स मेक अ डिफरेंस? या हमने ऐसे सुना है कि माह रमज़ान में पीपल आर हैविंग हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक अरेस्ट. सो इज़ लाइक क्या ये सब चीज़ें भी डज इट प्ले अ रोल? या आई मीन माह रमज़ान एक्चुअली अल्लाह ने इसलिए दिया है हमको कि हमारी हेल्थ अच्छी हो. जी. बराबर है. पर हम उसके बरक्स करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी साइड इफेक्ट्स होती है. अभी फॉर एग्जांपल आप पूरा दिन फास्ट रखते हो तो आपका पानी का इंटेक कम हो जाता है. अब इफ्तारी के बाद हमको पानी का इंटेक ऑब्वियसली इतना एडिक्वेट रखना है कि जो हमारे लिए 24 आवर्स के लिए जरूरी हो. फॉर एग्जांपल इट शुड बी बिटवीन 2.5 to 3 लीटर्स. 2.5 से 3 लीटर के बीच में मिनिमम होना चाहिए. जो हम कर नहीं पाते, तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है. फाइन. बिकॉज अगर आप 2 शरबत की ग्लास लेंगे, एक के अंदर शरबत ज्यादा और पानी कम, और एक के अंदर शरबत कम और पानी ज्यादा रखेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो ग्लास जिसके अंदर शरबत आपका ज्यादा है वो ठीक हो जाएगा. एंड दैट प्लेज द रोल. प्लस क्या है कि आई मीन जो लाइफस्टाइल है ना, वो हम ऐसी बना देते हैं कि हम इफ्तारी में इतना ओवर ईटिंग कर देते हैं बहुत बार कि दोज आर हैविंग साइड इफेक्ट्स. प्लस जो स्मोकिंग है, टोबैको चुइंग है, वो सब रात को बहुत एग्रेसिवली बढ़ जाता है, जो मैंने बाय एंड लार्ज हमारी कम्युनिटी में बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया है. बिकॉज पीपल आर वेरी लाइक एट ईज, बहुत ज्यादा फ्री रहते हैं रात को. लाइक दे हैव मीटिंग्स एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ दिस टोबैको स्टफ. तो ये सारी चीजें भी, और फिर स्लीप भी इम्पैक्ट हो रही है क्योंकि रात में दे आर अवेक द होल नाइट. ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर ईटिंग अनहेल्दी थिंग्स एंड द वाटर इनटेक इज लेस. तो ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है 100%. मतलब है ना, देखिए हमको हमारे रूटीन के साथ में माह रमजान को लाइक फॉलो करना है. नहीं कि हम रात को जागिए और दिन में सोए और एक्स्ट्रा खाना खाए. माह रमजान इज नॉट मेंट फॉर दिस. जब हम उसके उल्टा करते हैं तो फिर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. बट यस, यू आर राइट कि हमने केसेस देखिए कि जिसके अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स हैव इंक्रीज. प्लस सीजनल की जब आप बात करें तो विंटर सीजन में हमने बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसीज देखी है. अगेन लाइक सम थियरीज से दैट प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो हमारा ब्लड क्लॉट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉलिक्यूल और द सेल विच इज प्लेटलेट इन द ब्लड, इज एक्टिवेटेड मोर प्रोबेबली टू एन एक्सटेंट इन दीज सीजंस और इन द नाइट एज वेल. जैसे मैंने आपको बोला कि रात को फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ये प्लेटलेट सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है रात को. एग्जैक्टली. सो दीज ऑल थिंग्स प्ले अ पार्ट एंड अ रोल in winters, in nights, in Mah Ramzan, your lifestyle and all those things like play a role. So coming back to sudden cardiac arrest, डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट्स है और क्या है? देखिए, पहले तो अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो आपको सबसे पहला जो स्टेप्स है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई पेशेंट गिर गया है और आपको लग रहा है तो कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको पहले सबसे पहले उसकी पल्स फील करनी है. अगर आपको लग रहा है, आई मीन ऐसा केसेस तभी हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज है, उसका शुगर अगर कम हो गया,
तो भी वो गिर सकता है. Oh, right. तो दैट इज नॉट सडन कार्डियक अरेस्ट. Yes, आप उसको yes. पंपिंग करने का स्टार्ट कर देंगे बट ही विल इंजर्ड फ्रॉम दैट. Yes. तो आपको पल्स फील करनी है. आपको अगर पल्स फील हो रही है तो लाइक रिलैक्स. अगर आपको पल्स फील नहीं हो रही है तो प्रॉम्प्ट एक्शन इज वेरी नेसेसरी. आपको घबराना नहीं है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको CPR दें, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके अंदर आप पेशेंट को ढंग से सुलाएंगे, उसका जो मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसको सीधा करेंगे, एंड रेगुलर चेस्ट कंप्रेशंस देना है, जिसके अंदर आपको आपके एल्बोज स्ट्रेट रखनी है. चेस्ट के सेंटर में आपका ये जो पाम है वो आना चाहिए, हैंड ऑन हैंड, एल्बो स्ट्रेट, एंड इट हैज टू बी कंप्रेस्ड स्ट्रेट. इतना कंप्रेशन होना चाहिए कि 2 इंचेस मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना आपका चेस्ट कंप्रेस होना चाहिए. लाइक हम हमारी रेसिडेंसी में फॉर एन एग्जांपल प्रॉब्लम्स होती थी, रात को पेशेंट क्रैश होते थे, और अब जब हम उनको CPR देते थे तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हमने देखे कि जिसके अंदर वी यूज टू ब्रेक द रिब केज. ओह माय गॉड. मतलब इट हैज टू बी दैट स्ट्रॉन्ग. सबसे पहले आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, शाउट करेंगे, आसपास के लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि CPR करना सिर्फ आपके अकेले का काम नहीं है. एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा टफ है. अच्छा. वो टिक नहीं पाएगा 3, 4, 5 मिनट से ज़्यादा. यू नो, सो 30 कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन देंगे. बराबर है. उसके बाद आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे, विच 2 ब्रीथ्स हैज टू बी गिवन कंप्लीटली माउथ टू माउथ, कि जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपका चेस्ट फूल रहा है, हवा अंदर जा रही है और चेस्ट एक्सपांशन हो रहा है. अगेन 30 कंप्रेशंस, देन 2 ब्रीथ्स, देन 30 कंप्रेशंस, देन 2 ब्रीथ्स. इस तरीके से जब तक आपके लिए इमरजेंसी जो हेल्प है, एम्बुलेंस वगैरह है, वो सब नहीं आ जाती है. अगर आपके पास AED अवेलेबल है, डिफिब्रिलेटर्स, तो आपको बीच में डिफिब्रिलेटर भी शॉक्स जो है 200 जूल्स का देना है. फाइन. बट प्रोबेबली इंडिया में वो हमारे लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, बट दिस इज द प्रोसेस विद व्हिच इज इट इज टू बी. सो ऑब्वियसली पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है ये सिचुएशन में, राइट? आधे केसेस के पेशेंट कॉन्शियस रहता है ये सिचुएशन में, ऐसा हो सकता है? नहीं, कॉन्शियस तो नहीं रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एकदम खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मिलता है, एंड द पेशेंट हैज टोटली लॉस हिज कॉन्शियसनेस, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप तुरंत चालू करें. बिल्कुल. CPR अगर आप फर्स्ट 3 मिनट्स में नहीं चालू कर रहे हो, तो अगर आपने खुदा ना खास्ता हार्ट को बचा भी लिया, तो आप ब्रेन को नहीं बचा पाएंगे. क्योंकि फर्स्ट 3 मिनट्स में अगर ब्रेन को सप्लाई 3 मिनट नहीं मिला, तो फिर ब्रेन के लिए सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो आप एक आदमी की बॉडी को तो बचा लिया आपने, बट ही इज प्रोबेबली गोइंग टू बी कोमाटोज. हाँ, कोमा में चला जाएगा और कोमाटोज रहेगा. राइट. लेकिन ये CPR का जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक उनको करना है? जब तक आप आधी घंटा भी दीजिए CPR, दैट्स फाइन. जब तक आपके लिए इमरजेंसी हेल्प, आपका एम्बुलेंस, आपका दूसरा मेडिकल स्टाफ वगैरह जब तक नहीं आ जाता है, तब तक आपको CPR देना ही है. ओके. So there is no time limit for CPR. No, and we have seen cases, जो पुराने पास में केसेस है कि जिसके अंदर लंबे समय तक प्रॉपर CPR दिया गया. I repeat the word proper CPR दिया गया, और पेशेंट्स रिवाइव हुए. Okay. The frequency and the numbers for them is less. कम नंबर में ये रिवाइव होते हैं. What is the chance of survival? कि CPR वाले पेशेंट्स का सर्वाइवल रेट क्या है? Those are very less. Like that cannot be numbered into digits. But yes, I mean the people come. And you should give a proper try. Instead of आप घबरा जाए. बिल्कुल. आप किसी की जान बचा सकते हैं, so why not? It's worth a try. मैं बता रहा हूँ ना, मैं काम कर रहा था, मेरी रेसिडेंसी का जो फर्स्ट केस जिसको मैं बचा सका था, अभी तक मुझे उसका नाम याद है. So that gives you that happiness. बिल्कुल. जी, please. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि are there any preventive measures? क्या करना चाहिए ताकि हम ऐसी कोई सिचुएशन में आ ही ना? Is there anything that we should take care of, or what should we do? I think मुझे लगता है ये पूरे एपिसोड या सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा. बराबर है. क्योंकि है ना, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है. आज के ज़माने में हम इतना यूज्ड हो गए हमारे व्हीकल्स को लेके कि वी नेवर थिंक ऑफ वॉकिंग, वी नेवर थिंक ऑफ एक्सर्टिंग. We are used to smoking, we are used to tobacco chewing, we are used to sedentary life, we are used to stress, which is again a major cause of the problems in day-to-day activities. एक मैं बहुत कॉमन एग्जांपल मेरे पेशेंट्स को देता हूँ. लाइक जिसको अगर लाइक फ्लैशबैक में जाए तो हम स्ट्रेस को कम करेंगे, हम लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल्स लाइक इनकल्टेट करेंगे, जिसके अंदर हमारा खाना पीना आ गया. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिनर्स आपके बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए. डिनर आपका बहुत ज़्यादा कम कीजिए. फिर पेशेंट मुझे पूछेगा कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती तो मैं क्या करूँ, तो आई वुड एडवाइस देम अगेन कि आप बहुत ज़्यादा पोर्शन उसके अंदर सलाड्स का लीजिए. ओके. सो यू कैन हैव अ गुड मील विद अ गुड पोर्शन ऑफ सलाड विच विल अल्टीमेटली लाइक बी प्रपोर्शनेट इनफ कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक है वो कम रहे. फाइन. उसके बाद का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टोबैको चूइंग और स्मोकिंग को बंद कर देंगे. प्लीज़ अगर आप ये कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड
देयर आर लॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज विच से दैट ये हमारे लिए इंजरस है ऑफ कोर्स, तो इसको बंद ही करना चाहिए. कैंसर भी इसकी वजह से होता है. बिल्कुल. सो लाइक यू शुड थिंक ऑफ योर फैमिली. एब्सोल्युटली. They are there for you and you should stop all this. And the most important thing in this today's life is that we are not at all exposed to any sort of physical stress. Like even me, अगर मैं मेरी बात करूँ तो like you know I merely get a chance कि मैं like exert करूँ. अब इसके अंदर मैं बहुत कॉमनली एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास लाइक 2 व्हीलर है, एक्टिवा है फॉर एन एग्जांपल, अगर हम उसके अंदर पेट्रोल डाले जा रहे हैं और उसको चला नहीं रहे तो क्या होगा? बिल्कुल. तो टंकी फुल हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी. Exactly. That's the case with us as well. That's the case with us. Fine. तो हम खाना तो खाए जा रहे हैं और उसको यूज नहीं कर पा रहे. नहीं यूज कर पा रहे. फाइन. सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू नो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो, आप वॉक करें. लाइक अगर आप ऑफिस में बैठे आइडियली तो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, आपके हाथ पैर हिला सकते हो. बिल्कुल. लाइक अभी तो ऑनलाइन सेशंस योगा के अवेलेबल है, यू नो. Like I mean all those things are very easy. Like there is a very common thing, where there's a will, there's a way. There are obtain number of things that you can do. बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा एक चक्कर ले लिया, you know, you can go for your, जब ब्रेक के टाइम पे जो लोग सुट्टा ब्रेक बोलते हैं and they go and smoke, rather you can go for a walk and you know you can make sure that you're healthy and you know you're exercising as opposed to burdening your body. Very true, very true. Like you know if I'm not wrong, one of my colleagues said recently कि यू नो ब्रेन रिलीजेस एंडोर्फिन्स व्हेन यू एक्सर्ट. अब जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी दिमाग में से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं विच आर हैप्पीनेस हार्मोन्स. आपको एक सेटिस्फेक्शन, आपको एक सूदिंग फीलिंग रहती है. आप जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया ना, आपको लगेगा कि मुझे मजा आ रहा है. बिल्कुल. तो आप अपने आप को थोड़ा सा लाइक यूज टू करें, आप अपना ऑटोमेटिक उससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है. बिल्कुल. तो इस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लाइक यू नो यंगस्टर्स जो हमारे हैं, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है. लाइक जो पहले हम 30-40s में देखते थे कि आदमी शादी के बाद मोटा हो जाता था, अभी हम ऐसे देख रहे हैं कि जो बच्चे भी दे आर वेरी चबी. सो वी कॉल इट चबी बट इट इज एक्चुअली नॉट गुड इन अ लॉन्ग रन. उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वो प्रॉपर समय पे लाइक यू नो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके जिम जाए, एक्सरसाइज करे. बिल्कुल यही एक बात है कि जो बड़े करेंगे वो ही छोटे करेंगे. सो इफ द पेरेंट्स और द एल्डर्स ऑफ द फैमिली मेक श्योर दैट देयर लाइफस्टाइल इज हेल्दी, ऑटोमेटिकली दैट विल यू नो ट्रांसेंड डाउन टू देयर चिल्ड्रन एज वेल. और उनको भी अवेयरनेस होगा, एजुकेट होगे कि रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन देयर फोन्स दे शुड गो आउट, एक्सरसाइज. वेस्टिंग टाइम ऑन द फोन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. आई थिंक मुझे लगता है इसके लिए आप एक अलग से सेशन कर सकते हैं, वेस्टिंग टाइम ऑन द फोन. बट यस, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू. आउटडोर गेम्स हमारी कम हो गई है फोन्स के आने की वजह से. वी आर यूज टू लाइक इंडोर विथ आवर फोन्स एंड ऑल दैट स्टफ. हमको आउटडोर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स करना चाहिए, प्रॉपर एज पे करना चाहिए. यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग और ये अभी जो लाइक यू नो चरस गांजा वगैरह बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में वो सब चीज़ों को बंद करें एंड कम टू एन हेल्दी लाइफ स्टाइल विच एट ऑल लाइक यू नो. अल्टीमेटली मैं मेरे एक पेशेंट को और एक चीज़ बोलता हूँ कि आप मेरे पास आए या मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो. मैं इसलिए आपकी ट्रीटमेंट करता हूँ कि ताकि आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले. एब्सोल्युटली. अल्टीमेटली जिंदगी जीने का जो मजा है ना वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में. बिल्कुल. आपको हार्ट अटैक आ गया, आपकी हार्ट का पंपिंग कम हो गया. बिल्कुल. ना आपने ट्रीटमेंट तो करवा लिया, एंजियोप्लास्टी करा लिया या बाईपास करा लिया या फॉर एन एग्जांपल अभी ईसीपी का ट्रीटमेंट नया वो करवा लिया. फाइन, इसके पर अपन आगे बात करेंगे. बट अल्टीमेटली अगर आपका हार्ट का पंपिंग कम हो गया है तो यू आर गोइंग टू स्टे विद दैट पंपिंग ऑफ हार्ट ओनली एंड पूरी जिंदगी आप लाइक थके रहेंगे, हाफते रहेंगे. तो व्हाट इज, आपको क्या मजा आएगा वो जिंदगी जीने का. बिल्कुल. सो लाइक try to attain good habits from the very beginning so that we don't land up with these sort of problems and diseases. So doctor, that was very informative and thank you. आपने बहुत सारी information दिया. Are there any last words that you would like to tell our viewers? Okay, one last I would like to give one take home message. I think बहुत सारी हदीस मासूमीन में इसका डिस्क्रिप्शन है कि you should stay fit, you should stay physically fit and आपको उसके लिए एक्सर्ट करना चाहिए. मुझे याद आ रहा है कि मैंने बायोग्राफी इमाम खुमैनी की देखी थी एंड उसके अंदर मैंने देखा था टिल ह्यूज पोर्शन ऑफ हिज लाइफ बिफोर ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल ही यूज्ड टू एक्सरसाइज. उनकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज होता था. बिल्कुल. तो वन टेक होम मैसेज आई वुड रियली स्ट्रेस अपॉन इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज. आप लाइक यू नो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस डिजीजेस एंड मेंटेन अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. तो ये था हमारा आज का एपिसोड. अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक डिजीज़ हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें या आपको कोई फीडबैक देना हो तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए. हमारे डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है. और इसी के साथ मुझे मोहसिना डोरिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.